सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार जी। मेरा नाम मीना सोनी है। मिडिल क्लास की फैमिली में रहने वाली हूँ और मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं, निम्न क्लास के जो लोग होते हैं, उनको लगता है कि लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर देनी चाहिए, लड़की बड़ी ना हो, धर्म के पैर पूजे। इस वजह से मेरी शादी 16 साल की उम्र में ही कर दी गई। शादी के बाद पति का कुछ मुझे नेचर नहीं समझ में आया। एक तो ये, कुछ दिन के बाद वो टीबी के मरीज हो गए। फिर उसके बाद जो उनका बिहेवियर था, हमको नहीं समझ में आया कि ये किस तरीके की बातें हमसे करते हैं। फिर भी उनका काम ना करना, घर के अंदर रहना, मुझे एक एक पैसे के लिए तंगी मेरे साथ होने लगना। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ऐसा करते हैं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी लिखी, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकती हूँ कि मैं कमा के अपने बच्चों का और आपका खर्चा चला सकती हूँ। मेरे ससुर तुरंत बोले कि देखिए, मेरे घर की बेटियां और बहुएं बाहर नहीं निकलती हैं, जिस हाल में उनको घर में रखा जाता उस हाल में रखती हैं। मैंने कहा नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं है। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अगर तुम घर से बाहर निकली तो मेरी लाश से तुमको गुजरना होगा। मुझे उस समय इतनी परेशानी थी, इतनी गुस्सा थी। मैंने कहा ठीक है, आप मरिए और मैं बाहर निकल के जाती हूँ। और मैंने अपनी बेटी को लिया और बेटी को लेके मैं घर से बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद मैं एक एनजीओ में काम करने लगी। मैं अपनी बेटी के साथ फील्ड जाती, फील्ड से आती, मैं घर में रहती। ऐसे करके 4 महीने गुजर गए। 4 महीने बाद मेरे हस्बैंड पीछे से चले आए। उसके बाद आने के बाद भी दुनिया भर की कहानी, तुम बाहर जाती हो, तुम्हारा कोई आने का टाइम नहीं, तुम्हारा कोई जाने का टाइम नहीं, तुम क्या काम करती हो। क्योंकि जिस वक्त मेरे हस्बैंड वहाँ पर थे, उस समय मैं रिपोर्टर थी, और रिपोर्टर का तो आप काम जानते हैं, कोई जाने का टाइमिंग नहीं, आने का टाइमिंग नहीं। हमने कहा अगर इतनी तुम्हें दिक्कत हो रही है तो भैया चलो मेरे पीछे पीछे चलो, लेकिन हाँ एक शर्त, मैं किराया नहीं दूंगी आपको, क्योंकि मैं कमाती हूँ, मैं बच्चों को पालती हूँ, बच्चे को पढ़ाई करती हूँ, आपका इलाज कराती हूँ, मैं उसका किराया नहीं दूंगी। अगर आपको इतना शक है तो आप चलिए। खैर रहते ये सब होते 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 मेरे पति काफी हमसे मतलब चिढ़ने लगे, और आए दिन लड़ाई, आए दिन झगड़ा। उसको मैं सब बर्दाश्त करती, क्योंकि मैं एक भारतीय नारी हूं। भारतीय नारी के लिए पति परमेश्वर, वो चाहे लात मारे, चाहे जूता मारे, चाहे रोज सुबह उठ के 4 डंडा लगाए, लेकिन भारतीय नारी। और हम लड़कियों को बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि भैया पति परमेश्वर है, वो चाहे मारे चाहे लाते मारे, लेकिन उसके सामने पति परमेश्वर की तुम्हें ये करना है। वो मैं सहती रही सब कुछ, लेकिन उन्होंने जब बहुत ज्यादा हद कर दी, उन्होंने 2 बार मुझे जान से मारने की कोशिश की, तब मुझे लगा कि ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन फिर भी समाज का मुंह देख रहे थे, अपने माँ बाप का मुंह देख रहे थे, क्योंकि जो लड़कियों को सिखाया था कि डोली यहाँ से आ रही है, अर्थी वहां से जाएगी, उनका मुंह देख रहे थे, उनके साथ रहते हैं। लेकिन उसके साथ उनको ये सब चीज हजम नहीं हुई या बर्दाश्त नहीं हुई। शायद ये भी हो सकता, क्योंकि एक पुरुष एक नारी को अपने से ऊपर जाते हुए नहीं देख सकता, ये भी हो सकता। मैं बाहर निकलती थी, अब किसी और के साथ जाती है, मतलब शक की जो बीमारी उनके थी, क्योंकि हर एक चीज का इलाज है, बड़े बड़े कैंसर का इलाज है, टीबी का इलाज है, हर एक, लेकिन शक का कोई इलाज नहीं। किस डॉक्टर के पास लेके जाए उनको कि इनको शक है। 2004 में मैं ऑफिस से, क्योंकि जाहिर सी बात है छुट्टी थी, मैं घर पे थी, मेरे हस्बैंड ने मैं सो रही थी, मेरे सोते समय मेरे ऊपर एसिड डाल दिया। जब एसिड डाला तो जाहिर सी बात है, हम अपनी जान बचाना चाहेंगे तो हम तो घर से भागेंगे। मैं घर से ऐसे भागी, और मेरे हस्बैंड ने मेरा ब्लाउज पकड़ के खींचा कि मैं इसको मार दूंगी। लेकिन किस्मत थी कि आप लोगों से मिलना था, मैं फिर भी, वो ब्लाउज टूट गया और मैं बाहर निकल के भागी। उसके बाद फिर उन्होंने मेरी साड़ी पकड़ी कि मैं साड़ी पकड़ के खींच लूंगा और मैं मार दूंगा। मेरे भी पता नहीं कहाँ से ऊपर वाले दिमाग दिया, मैंने अपनी साड़ी ही पूरी खोल दी, और पेटीकोट ब्लाउज में मेरी बेटी उस समय 9 साल की थी, बड़ी वाली, मैंने उससे कहा बेटा तुम रिक्शा लेके आओ। मैं रिक्शा से पे बैठ के और मैं सीधे सरकारी हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर इसलिए मुझे पहचान गए क्योंकि एक दिन पहले मैं उनका इंटरव्यू करके आती हूँ। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा और कहा कि अरे मीना क्या हुआ, तो मैंने बस उनको यही बोला कि सर हमारा इलाज कीजिए, और हमारे पति ने हमारे ऊपर तेजाब डाल दिया। खैर डॉक्टर ने मेरा इलाज इधर शुरू कर दिया। उधर पता चला कि मेरे पति ने आत्महत्या कर ली। अब मतलब लगा कि ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक, हम दोनों को डॉक्टर ने सीधे रिफर कर दिया इलाहाबाद।
इलाहाबाद में मैं यूं, मेरा बेड ऐसे ही था और 2 बेड छोड़ के तीसरा चौथा बेड उनका था। मुझे इतनी नफरत थी उस समय, इतनी नफरत थी कि मतलब इन्होंने मेरा, और जबकि मैंने अपना चेहरा देखा ही नहीं था कि मेरा चेहरा कैसा है, बस ये नफरत थी, ये गुस्सा थी कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मैं एकदम करवट लेके लेटी थी, मैं उनकी तरफ देखती भी नहीं थी कि मेरे ये पति हैं और लेटे रहे। 5 दिन के बाद मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। खैर जाहिर सी बात है, एक भारतीय नारी के लिए पति का गुजर जाना बहुत बड़ी बात होती है और मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। इतना होने के बाद भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरे पति चले गए और मैं अकेली हो गई, क्योंकि पति परमेश्वर थे वो। तकरीबन 1.5 महीने 2 महीने बाद मैंने बगल में मेरे एक लोग थी, मैंने उनसे कहा जरा शीशा दिखाओ, और मैंने जैसे ही वो शीशा देखा मुझे लगा कि मतलब एकदम तेज तेज से मैं चिल्लाने लगी कि मतलब मुझे नहीं जीना है अब, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे कभी कहेंगे ही नहीं कि मेरी ये माँ है। मैं अपनी, मेरे बच्चे अगर मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं क्या करूँगी। बस डॉक्टर से यही कहती रही मुझे जहर का इंजेक्शन दे दो, मुझे मरना है, मुझे नहीं जीना है, क्योंकि ऐसे चेहरे के साथ। उसी टाइम से मुझे इतनी नफरत हो गई है पति शब्द से कि आज भी मैं पति शब्द लेती हूँ तो मुझे इतना एकदम मेरे अंदर आग जलती है कि क्यों ऐसे इंसान को पति परमेश्वर लोग बनाते हैं। ऐसे इंसान धरती का बोझ है, इनको तो मतलब कुछ करने लायक ही नहीं, इनको दुनिया में जीने का, ऐसे लोगों का कोई हक ही नहीं है। लेकिन फिर भी 3 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद मेरा शरीर कैसा था कि मैं अपने आप को भी नहीं देख पा रही थी। समाज के लोग, परिवार के लोग, ये सब लोग मुझसे यूं दूरियां बनाए थे। हमारे अपने ससुराल वालों ने तो यहां तक कहा अगर तुम मेरे घर आओगी तो मैं तुमको निकाल दूंगा, मैं अपने घर में, मेरे घर में तुम्हारे रहने के लिए जगह नहीं है। और वो चीज मेरे दिल में कैसे बैठी कि जिसके बेटे ने मेरे साथ ये किया है, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत है, वो माँ बाप कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए मेरी कोई जगह नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे घर में जगह नहीं, लेकिन मैं अब जीऊंगी, अब मुझे जीना है। और मैं धीरे धीरे अपनी सर्जरी कराने लगी। सर्जरी के साथ साथ मैं अपने आप को एक मतलब थोड़ा सा ये लगा कि मुझे अपने अंदर हिम्मत बनाना है। उस वक्त हिम्मत थी, लेकिन तब भी चेहरा इतना बेकार था, मैं पूरा मुंह बंद करके चलती थी रास्ते में। लोग हमको ऐसे देखते थे जैसे कोई अजूबा हो। एक दिन मैं मार्केट गई और वहां एक बहुत एजेड भी नहीं थे, बहुत ऐसे भी नहीं थे, यंग भी नहीं थे। उन्होंने हमसे पूछा कि ये बताइए कि आप ये मुंह पे क्यों बंद करके चलती, क्यों आप दुपट्टा बांधती हैं। तो मैं, क्योंकि तेज तो मैं थी, क्योंकि ये इतना बड़ा हादसा होने के बाद और एक ज्वाला भर गई। मैंने कहा आपको प्रॉब्लम क्या है, मेरे चेहरे से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, मेरा शरीर है, मेरा मन है, मैं मुंह बंद करके चलूं या आंख बंद करके चलूं, आपको क्या प्रॉब्लम है। खैर वो बात मैं वहां पर बोली और फिर मैं वापस आ गई। लेकिन फिर रात में मैंने ये सोचा कि वाकई में सही बात वो कह रहे थे, मैं क्यों मुंह बंद करके चलती हूँ, क्योंकि ये हादसा मैंने तो किया नहीं अपने मन से, ये तो हादसा किसी ने मेरे साथ किया है। मुझे आज के बाद मुंह नहीं बंद करना। उसी रात को जो मैंने अपना मुंह खोला है, आज की तारीख में चाहे मायके जाऊं, मैं कहीं भी जाऊं, मैं अपना मुंह नहीं बंद करती हूँ। मुझे लगता है इस समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ उन्हीं अच्छे लोगों में कुछ इतने बुरे लोग हैं जो अपनी बीवियों को आए दिन मारते हैं, अपनी बीवियों के साथ ऐसी हिंसाएं करते हैं। उनको लगता मैं मर्द हूं तो मैं कर सकता हूं, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं मर्द नहीं हूं, मेरी मर्दांगनी कहीं नहीं दिखती। तो मुझे लगता ऐसे इंसान जो अपनी बीवियों के साथ अपना अत्याचार करते हैं, उनके ऊपर हमारी जैसी औरतें तमाचा बन के खड़ी हैं कि आओ आज देखो तुम्हारे कंधे से कंधा मैं मिला के चल रही हूं, क्योंकि इस समाज का एक पुरुष ने ही की है और आज मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हूं। देखिए, जाको राके साइयां मार सके ना कोई, चाहे जितना आप अत्याचार करोगे, लेकिन अगर हमको जीना है तो आप हमारे लिए मौत खरीद के नहीं ला सकती। वो सब करते करते आज मैं इस जगह पर खड़ी हूं। आज मेरे ससुराल वाले, मैके वाले आज सारे मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं कमा के अपने 3 बच्चों का पेट पाली हूं, मैं समाज में स्थापित हो चुकी हूं।
ये समाज भी आज हमें दर्जा देता है, आज हमें जगह देता है, बुलाता है कि आप हमारे यहाँ शादी में या हमारे फंक्शन में। जब हमारी वो हालत थी तब कहाँ थे सारे लोग, कहाँ था ससुराल, कहाँ था मायका, और कहाँ थे समाज के लोग। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर किसी के साथ भी ऐसा कोई हादसा होता है, लेकिन चेहरा खराब होने से जिंदगी नहीं खराब हो जाती है। जिंदगी तब खत्म होती है जब हम हिम्मत हार जाते हैं। हमारे अगर अंदर हिम्मत है तो कोई हमारा खराब, ठीक है हमारा चेहरा खराब है, आपको नहीं पसंद आप मत देखिए, लेकिन मुझे पता मैं कितनी खूबसूरत हूँ। उसी के बाद हमने एक प्रण लिया कि औरतों के दिन आए दिन इस तरह की हिंसाएं होती हैं, आए दिन औरतें मारी जाती हैं, जलाई जाती हैं, लोगों के ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लगा के औरतों को जेल में बंद कर दिया जाता है। उसी दिन से मैंने ये प्रण किया था कि अब अगर मैं कोई काम करूंगी तो मैं केवल और केवल औरतों को इंसाफ दिलाने का काम करूंगी। पिछले 7 सालों से मैं लखनऊ जेल में औरतों के साथ काम कर रही हूँ, उनको जो भी कानूनी मदद है मैं वो कर रही हूँ। 7 साल में 7 औरतों को जेल से रिहा करवाया है। कितनी कुछ औरतें बेल पे हैं और कुछ औरतों का केस एकदम खत्म हो चुका है। अब ये सोचिए कि एक औरत, एक तो जेल के अंदर औरत तो वैसे ही माना जाता है बड़ी बेचारी हैं और सारी इज्जत इन्हीं के हाथ में है। जब जेल में एक औरत बंद होती है उस समय परिवार के लोग क्या कहते हैं, इनको हमें छुड़ाना नहीं है, क्योंकि ये अगर घर पे आएंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी, हमारी बदनामी होगी, इनके घर की औरत जेल काट के आई। लेकिन अगर वहीं पर कोई पुरुष जेल काट के आता तो भैया कहता भैया जेल काट के आए थोड़ा संभल के रहना। तो मुझे ये लगता है कि ये जो अन्याय है ये कब तक चलेगा। लेकिन ठीक है आप नहीं उनको स्थापित करते हो ना, आप अपने घर में, लेकिन हमारे जैसे लोग, हमारी जैसी एनजीओ के लोग, अगर हमारे जैसे लोग 10 इकट्ठा हो जाए तो कोई नहीं रोक सकता औरतों को समाज में स्थापित होने से। हम आज उन औरतों को जेल से निकालते हो, उनसे बस यही कहते हैं अगर आपका परिवार नहीं अपना रहा, अगर समाज नहीं अपना, बच्चे नहीं अपना, छोड़ दो सबको, खड़ी हो जाओ, एकदम खड़ी हो जाओ। ये मान के चलो केवल और केवल आज मुझे कमाना है, पैसे होंगे तो वही बच्चे, वही परिवार, वही समाज, क्योंकि उदाहरण मैं हूं। जहां आप हिम्मत हार गई वहां पर आप कुछ नहीं कर सकती। तो उन औरतों को मैं तैयार करती हूं लड़ने के लिए, कमाने के लिए और समाज में परिवार से सबको दिखाने के लिए। देखिए आपने हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ क्योंकि मैं इस काबिल बन चुकी हूँ। ये मत सोचिए कि बिना आपके मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।